नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज़। मैं हूं सचिन वर्मा। पाकिस्तान की कायराना हरकत एक बार फिर सबके सामने आ गई है। देश के अंदर गुस्सा है और देश के अंदर ये मांग हो रही है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। अब सवाल ये है कि इस देश के अंदर सैनिकों की शहादत ऐसे ही आखिर कब तक होती रहेगी और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने का क्या अब सही वक्त आ गया है, लेकिन कैसे? बातचीत करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ बीडी मिश्रा जी मौजूद हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, अब क्या स्थिति है इस देश के अंदर? कब तक आखिर इसी तरीके से इस देश के चिराग बुझते रहेंगे? देखिए, देश के अंदर जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं है और जो बॉर्डर पर पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पर स्थिति है उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। हमको याद रखना चाहिए कि बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ हमारे 4 युद्ध हो चुके हैं और ये 4 युद्ध आज के काफ़ी दिन पहले से और पाकिस्तान जब से बना है तब से हैं। और पाकिस्तान की रवैया हमेशा यही रही है कि हम इंडिया को तोड़ दें। इसमें जो एक सिल्वर लाइनिंग हुई है पार्टीशन के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद, वो है पाकिस्तान का टूटना। और पाकिस्तान का टूटना, बांग्लादेश का अलग होना, यह पाकिस्तान में ऐसा जख्म है जो कि कभी भुला नहीं सकते हैं। वहाँ पर इसी कारण आर्मी हॉबी है और आर्मी सिविलियन गवर्नमेंट पर हमेशा शिकंजा कसे रहती है और उसी के तहत जितने भी पाकिस्तान के आक्रमण होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन होते हैं, आतंकवादी घटनाएं वहाँ से यहाँ पर लागू की जाती हैं, वो सब इसीलिए है कि वहाँ पर आर्मी का वर्चस्व बना रहे। इसलिए आर्मी हमेशा वहाँ पर इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए, क्षति पहुँचाने के लिए कोशिश करेगी। अब सवाल ये है कि जो ये आक्रमण हुआ है, ये आक्रमण मेरे ख्याल से एक ऐसे मोड़ पर हुआ है जहाँ पर हमारी लीडरशिप भारत की काफ़ी स्ट्रांग है। लीडरशिप ने यह एक चेतना ले ली है कि पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरना है। यहाँ तक कि बलूचिस्तान का लाल किले से प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया था कि बलूचिस्तान हमको धन्यवाद दे रहा है और इसके मायने पाकिस्तान पर बहुत कड़े पड़े हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करना पड़ेगा। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट टैक्टिक्स है टेररिज्म की, अब इसको ख़ास तरीके से एम करना पड़ेगा और पाकिस्तान पर अटैक करना या वहाँ पर कोई एटम बम फेंकना ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि आज के दिन में इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन अब इंडिया का फोकस ये होना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की टेररिज्म जो कि एक्सपोर्ट हो रही इंडिया के खिलाफ, उसको किस तरीके से रोका जाए और इसके लिए कौन सा जख्म पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाए जिसको वो फिर याद करे 1971 के बाद से। मिश्रा जी, लेकिन ज़ख्मों की बात की आपने, कुछ इतिहास की बात भी की कि पाकिस्तान को 2 हिस्से में तोड़ दिया था, लेकिन आज जो ज़ख्म मिल रहे हैं वो भारत के जवानों को मिल रहे हैं, इस देश को मिल रहे हैं। हम लगातार कार्रवाई की बात करते हैं कि ऐसा होगा, पठानकोट हुआ, उससे पहले अगर आप देखें तो कितने हमले हुए भारत के ऊपर, लेकिन कार्रवाई के नाम पर फिर शून्य हो जाता है देश। क्या ये एक मानवता की बात है या सॉफ्ट कंट्री की बात है कि हम पाकिस्तान को बड़ा संदेश दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से ऐसा कोई सॉफ्ट मैसेज नहीं आता है? ये टकराव एक सीरियस मामला है। इसमें जज्बात, सेंटिमेंट्स, देश के हर टीवी पर डिमांड, ये एक तरफ है और क्या करना है ये जो सूझबूझ की कार्रवाई है एक तरफ है। हमको कब जवानों को जख्म नहीं मिले थे? 1947 में हमारी कितनी कैजुअल्टी हुई थी, 1965 में कितनी हुई थी, 1971 में कितनी हुई थी, बॉम्बे 26/11 में कितनी हुई थी और कारगिल में कितनी हुई थी। तो आप जंग की बात कर रहे हैं, इस तरीके से सोते हुए जवानों के ऊपर हमला करना और बर्निंग इज़ द मोस्ट सेंसेशनल फॉर्म ऑफ किलिंग, जिस तरीके से 17 जवानों की शहादत हुई है, इसको लेकर ये बिना वजह जवानों की शहादत होना, पिछले 2 सालों में ये मामले ज़्यादातर बढ़ते ही जा रहे हैं और सरकार की कार्रवाई को लेकर अब आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि शायद हमारा जो अप्रोच है ये मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इसको क्लियर करना है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को माफ़ करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को न मारने से भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान को अगर हम सबक न सिखाएं तो भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि जितनी चीज़ें हैं वो इस तरीके से प्लान की जाएँ कि पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा शपथ लगे कि पाकिस्तान याद रखे, एक, उसकी कैपेबिलिटी को ब्लंट किया जाए, 2, तीसरा,
ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ जाए, क्योंकि आज के दिन में विश्व मैटर करता है। आप अकेले कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और इस कारण बहुत आवश्यक है कि जो भी काम नरेंद्र मोदी जी करें, हमारी सरकार करे, वो जो आज की भावनाएं हैं कि इमीडिएटली अटैक करो, इस भावना से न करें, बल्कि इस भावना से करें कि लॉन्ग टर्म में और पुख्ता तरीके से हम कैसे महफूज रहें। सिर्फ हमारे जवान न महफूज रहें, क्योंकि जवान जवान है, उसके पास वेपन है, लड़ सकता है। हमारे सिविलियन महफूज रहें, हमारी माताएं बहनें महफूज रहें, हमारे बच्चे महफूज रहें और हमारा व्यापार महफूज रहे, हमारी प्रोग्रेस महफूज रहे और हमारी खेती कृषि जो बॉर्डर पर है वो महफूज है। हम ये करना चाहते हैं। लेकिन मिश्रा जी, जो बात आपने कही है, यही वादे प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले किए थे कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि चुनाव से पहले के वायदे चुनाव के बाद, सत्ता में आने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं? फिर सूट साड़ी का दौर शुरू हुआ, मिलने का दौर शुरू हुआ, प्रोटोकॉल भी तोड़ा गया नवाज शरीफ के लिए, ऐसा क्यों हुआ? मैं ये समझता हूँ कि मैं एक सोल्जर हूँ और मैं चुनाव के मामले पर अगर तबसरा करूँगा तो मैं शायद एक ऐसी बातें करूँगा जो कि एक सोल्जर को नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या मैं मोदी जी पर इसलिए तबसरा करूं या मनमोहन सिंह जी पर इसलिए तबसरा करूं कि वो एक पार्टी को बिलोंग करते हैं? क्या मैं इसलिए दोनों पर तबसरा करूं या पीछे मैं जवाहरलाल नेहरू जी तक जाऊं या राजीव गांधी जी तक जाऊं? क्योंकि आर्मी में परसीव्ड यह एक ग्लानि है कि उस वक्त जो गलतियां हुई वो गलतियों के वजह से हम भुगत रहे हैं। मैं नहीं करूंगा यह तबसरा। मैं ये कहूँगा कि जो भी कुछ हुआ है आज के दिन हमको सरकार को मौका देना चाहिए और सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वो ऐसी कार्रवाई करे कि पाकिस्तान से हमको नुकसान न हो और वहाँ के आतंकवाद का एक्सपोर्ट हमारे ऊपर बंद हो, और इसके लिए हम सक्षम हैं। लेकिन सिर्फ मिलिट्री कार्रवाई आंसर नहीं है। ऐसा कोई फ्रंट ना हो जिसको हम खोलें नहीं पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो तिजारत का हो, चाहे वो व्यापार का हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे कूटनीतिक हो, या वो आर्मी का हो, या वो वहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन का, या वहाँ पर ऐसे काम करना जहाँ पर बलूचिस्तान में पूरा विद्रोह हो। सभी काम हमको करने पड़ेंगे, सभी को साथ करना पड़ेगा और सभी को इस तरीके से करना पड़ेगा कि पाकिस्तान घुटने टेक दे। मनमोहन सिंह को माना जाता था कि कड़ा संदेश नहीं दे पाए। मोदी जी के आने से एक उम्मीद जगी थी कम से कम ये काम तो नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में जो हो रहे हैं, चाहे अलगाववादियों की बात हो, हिंसा की बात हो, आतंकवादी हमलों की बात हो, क्या आपको लगता है कि इन 2 सालों के अंदर मोदी सरकार ने वो काम किया है जिसकी उम्मीद थी? और पठानकोट से हमने कुछ नहीं सीखा, अब उड़ी में हमला हुआ है, इससे भी जो है संवेदनाएँ व्यक्त की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि एक सख्त एक्शन होगा। पिछले 2 साल में आप संतुष्ट हैं मोदी सरकार ने जो किया? मैं 1962 वार में, उस वक़्त मैं आर्मी में अफसर था और मैं वो लड़ाई लड़ा हूँ और मैं वो भी लड़ाई लड़ा हूँ, वो मैंने फेस किया है जबकि चाइनीज़ ने हमारे पोस्टों पर अटैक किया था हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए। मैं लीडरशिप पर तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर पूरा देश किसी में विश्वास करता है और किसी को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाता है तो उस पर 5 साल तक विश्वास करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि मनमोहन सिंह चुप रहते थे या कमज़ोर थे या ऐसा परसेप्शन था, और मोदी जी ने कुछ कहा और मोदी जी के बारे में परसेप्शन है कि वो स्ट्रांग हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जब यहाँ पर शी जिनपिंग आए थे उस वक़्त चाइनीज़ ने इन्फिल्ट्रेशन शुरू किया था, बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आगे उनकी टुकड़ियाँ आई थी। उस वक़्त 1 ब्रिगेड मोदी जी ने मूव किया था। ब्रह्मोस मिसाइल डिप्लॉय हो रही हैं यहाँ पर। राजनाथ सिंह जी रोज़ कहते हैं कि जब तक तुम्हारी गोलियां हैं तुम्हारे गन में, तुम फायर करते रहो, हमारे से पूछने की आवश्यकता नहीं है अगर पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर फायर करे। ये चीज़ें आपके सामने हैं। अगर हम इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक चीज़ ज़रूर समझता हूँ और मैं आपको भी निवेदन करूँगा कि आप समझें कि अगर पूरी जनता ये कहेगी कि सरकार इस वक्त ये काम करे और ऑल पार्टी मीटिंग बुला के ये बताए कि क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कहाँ कर रही है और क्यों कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि हम देश के एक्शन का जो एक एम्बिट है और जो यहाँ पर आर्म फोर्सेस हैं उनको हम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पूरा दिन मिश्रा जी जो है मीटिंगों का दौर चला, राष्ट्रपति से मिलने भी प्रधानमंत्री जी गए, लेकिन क्या इन बैठकों से कुछ निकलने वाला है? क्या अब ऐसा समय आ गया कि पाकिस्तान को अब जवाब देना ही होगा और बातचीत का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ
कि जो भी मीटिंगें हो रही हैं या राष्ट्रपति जी से अगर प्रधानमंत्री जी मिलने गए तो ये एक राजनीतिक आवश्यकता है, एक प्लानिंग की आवश्यकता है, दो तीसरा ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है सरकार का, सिविलियन गवर्नमेंट का और फौज के मामले का। अगर ये सब कार्रवाई हो रही हैं तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसकी चिंता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ आवश्यक है कि पाकिस्तान को हम इस तरीके से जवाब दें, और वो जवाब किस तरीके का होगा सरकार डिसाइड करेगी, आर्म्ड फोर्सेस डिसाइड करेंगे, लेकिन वो ऐसा जवाब हो कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ जो आतंकवाद का दौर चढ़ाए हुए है और बहुत इससे बहुत ज़्यादा संबंधित है कश्मीर की घटनाएं जो अभी भी हो रही हैं। अगर हम पाकिस्तान को जवाब देंगे तो जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट हैं और कश्मीरी प्रो पाकिस्तानी हैं इनको भी समझ में आएगा कि हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। आवश्यक यह है कि पाकिस्तान को इसलिए भी जवाब दिया जाए कि वो कश्मीर से अपना हाथ निकाल लें, अपनी उंगली कश्मीर के प्रॉब्लम से निकाल लें, यह भी आवश्यक है। और यह हमारे देश के इंटीग्रिटी का सवाल है, सिर्फ आर्मी की कैजुअलिटीज़ का सवाल नहीं है। अब समय आ गया मिश्रा जी कि इस्लामाबाद पर हमला होना चाहिए और युद्ध ही एक अंतिम निर्णय हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती दिख रही हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमको रिटायर हुए 22 साल हुआ, मैंने 36 साल नौकरी की थी, मैं हर युद्धों में था 1962 से लेकर के और श्रीलंका के ऑपरेशन तक। अगर मैं ये कहूँ कि इस्लामाबाद पर हमला होना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि मैं जितनी ट्रेनिंग मैंने ली है, जितना मैंने पढ़ाई की है, जितना मैंने चिंतन किया है आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, ये सबसे गलत स्टेटमेंट होगा। क्या होना चाहिए ये तो जो एक्सपर्ट बैठे हैं, जो आज की सिचुएशन को हमसे और आपसे बेटर जानते हैं, वो मिलिट्री के एक्सपर्ट्स, वो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स और वो सरकार जो कि आज सरकार चला रही है और देश की रक्षा कर रही है या देश के लिए कर रही है काम, उनको सोचना पड़ेगा कि क्या क्वांटम हो, क्या प्लेस हो, क्या मेथड हो, क्या टारगेट हो और क्या जगह हो और कितना एक्सटेंट तक हम जाएं, ये उनको सोचना पड़ेगा। हम तबसरा सिर्फ ये कर सकते हैं कि आज ये जो बातें हो रही हैं पाकिस्तान का जो मुदाखलत है हमारे कंट्री में, ख़ास तौर से पाकिस्तान में कश्मीर में, और उसको लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, इसको रोकना पड़ेगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले एक समय था जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी तो अमेरिका का हाथ कहीं ना कहीं माना जाता था कि अमेरिका के दम पर ही पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता है। अब बात चाइना की आ रही है, लेकिन चाइना ने भी इस बात को क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये इतनी हरकत पाकिस्तान आखिर क्यों करता है, किसके दम पर? मुझे थोड़ा सा इस बात पर ये थोड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि पाकिस्तान इस बात पर ऐसा क्यों कर रहा है और चाइना कन्नी काट गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन में चाइना एक ऐसा देश है जो कि विश्व को नचाए रखना चाहता है। अगर वो कुछ और नहीं कर सकता है तो वो वहाँ पर किम जोंग को कहता है तो एक मिसाइल फायर कर दे। तो चाइना की जो स्ट्रेटजी है बहुत डीप है हर तरीके में। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि चाइना कभी भी कहेगा कि पाकिस्तान को हम नहीं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि चाइना कभी भी इंडिया को अपने बहुत नीचे से ऊपर उठता हुआ देखे, ये उसको कबूल नहीं है। दूसरी बात, अमेरिका, आप उस पर भरोसा मत करिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, इसकी स्थापना एक अमेरिकन एम्बेसडर ने की थी जो कि पाकिस्तान में एम्बेसडर था और ISI के साथ मिलके इस पार्टी की उसने स्थापना की थी। और दूसरी बात यह है कि जब, शायद ये किसी को पता नहीं है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब अमेरिकन्स ने ओसामा बिन लादेन पर अटैक किया था तो वहाँ के एयरफोर्स के चीफ को मालूम था कि अटैक होगा, और वहाँ पर चांदी की चाबियाँ अमेरिका ने इस्तेमाल की थी कि वहाँ पर लाइट्स काट दी जाएँ, उनके फाइटर्स टेक ऑफ न करें, उनके रडार पर जो भी अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स की पिक्चर आए उसके बारे में कोई कॉग्निजेंस न लिया जाए। तो ये अगर दोनों स्थिति है इन दोनों बड़े देशों की, तो इंडिया को अपने बल पर करना पड़ेगा, सब कुछ खुद करना पड़ेगा, खुद की ताकत से करना पड़ेगा और खुद के प्लान से करना पड़ेगा। अमेरिका क्या करेगा? मैं नहीं समझता हूँ कि अमेरिका लिप सर्विस से ज़्यादा करेगा। चीन क्या करेगा? मैं नहीं समझता हूँ कि चीन पिन पिक नहीं करेगा। लेकिन हमको क्या करना है, इस पर तैयार होना है। हमको किसी भी इमोशन में
उड़ के काम नहीं करना है, बह के काम नहीं करना है और किसी भी इमोशन के तहत काम नहीं करना है। आपको लगता है कि अब समय आ गया पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित किया जाए? ये तो मैं समझता हूँ कि ओवरड्यू है, ये तो ओवरड्यू है। ये इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है, चीन नहीं चाहता है। मोदी जी के संबंध विश्व में इतने अच्छे हैं, ओबामा जी से भी इतने अच्छे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये हो जाना चाहिए? अब तक दोस्ती का भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए देश को? मैं समझता हूँ कि बड़ा रॉन्ग परसेप्शन है, बड़ा रॉन्ग परसेप्शन है। कूटनीति में क्या कहीं आप एश्योर हो सकते हैं कि किसके किससे दोस्ती बहुत ज़बरदस्त है? अगर नेहरू जी के चू इन लाई से और माओ त्से तुंग से इतने अच्छे दोस्त थे और दोनों गले मिले हुए रहते थे, तमाम कैलेंडर इंडिया में छपते थे, नेहरू जी और चाउ इन लाई गले मिले हुए हैं, चाउ इन लाई पकड़े हुए हैं उनको, दोनों हंस रहे हैं, और इंडिया पर जब अटैक हुआ तो मैं समझता हूँ कि इसका एक अगर भावना के बिना इसका इंटरप्रिटेशन हो तो ठीक होगा, क्योंकि कोई भी देश विश्व में आपके मदद के लिए नहीं है, वो अपनी मदद के लिए है। आपसे उसको कितना फ़ायदा है उतना ही आप साथ व्यवहार रहेगा। ओबामा आज हैं, चले जाएंगे नवंबर में, इस बात पर भरोसा नहीं हो सकता है। पूरे विश्व में सब देशों ने यह कहा है कि ये आतंकवादी घटना, इसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन क्या कोई भी देश सैंक्शन लगाएगा पाकिस्तान के खिलाफ? ये आपने करना है, मैंने करना है, देश ने करना है। मोदी जी, मुझे पूरा भरोसा है, कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। कश्मीर को बात कर लेते हैं। कश्मीर को लेकर, कश्मीर में जो अलगाववादी हैं, रहते भारत के अंदर है, खाते यहाँ की हैं, पाकिस्तान की गाते हैं, जो करोड़ों रुपया पिछले कई वर्षों के दौरान अलगाववादियों को सुविधाओं के नाम पर खर्च किया जा रहा है, क्या आपको लगता है उस सरकार को तुरंत बंद कर देना चाहिए, भले इस पर निर्णय अभी तक नहीं आया? मैं आपको इतिहास में ले जाऊंगा तो आप फिर कहेंगे कि आप इतिहास कोट कर रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि इतिहास को मैंने देखा है और बहुत वर्षों से देखा है। मुझे कमीशन इंडियन आर्मी में 61 में मिली थी और मैं जब एमए का स्टूडेंट था, जब मैंने एमए पास किया था तो जवाहरलाल नेहरू जी हमारे कन्वोकेशन में आए थे। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि आतंकवादी देश की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को घोषित कर देना चाहिए था, और और अलगाववादियों की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शेख अब्दुल्ला को आज़ादी के तुरंत बाद इतनी शह मिली थी दिल्ली से कि यही एक लीडर है, और उसको शेर कश्मीर घोषित कर दिया गया था, और उसी आदमी को फिर अरेस्ट करना पड़ा प्राइम मिनिस्टर ने, फिर उसी आदमी को छोड़ के फिर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा। आपको मालूम है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है, वहाँ पर कानून उनका अलग है, उनका झंडा भी अलग है। तो ये जब हम इतना कर सकते हैं तो आप ये बताइए कि आतंकवादियों को और जो वहाँ पर सेपरेटिस्ट हैं, प्रो पाकिस्तानी हैं, उनको जो जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है, ये बहुत एब्सर्ड है। लेकिन ये मेरे ब्लड में आ गया है। आर्टिकल 370 जिस दिन से हमने लगाया, शेख अब्दुल्ला को हमने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया कश्मीर का, उनको झंडा दे दिया, उनको एक विधान दे दिया, उसी दिन से चल रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है तोड़ने की। अब अगर ये सरकार, जो इनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है गिलानी एंड कंपनी को, जो अपनी रोटी सेक रहे हैं, अगर ये हट जाए तो मुझ जैसे व्यक्ति का, जो कि देश के लिए कुर्बान होने को अब भी तैयार है, मेरा टैक्स बचेगा। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा, 2 सालों के अंदर जो हुआ ठीक है, लेकिन अब क्या ये गाइडलाइंस आगे फॉलो की जाएंगी और क्या की जानी चाहिए कि आगे से कोई शहादत ना हो, आर पार की बात होनी चाहिए और सख्त संदेश पाकिस्तान को भारत की सरकार को देना चाहिए? पहले तो जो कश्मीर, जिसके ऊपर राहिल शरीफ, उनका जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल राहिल शरीफ, और उसके साथ तमाम लोग ये कूद रहे हैं, जो इनके आतंकवादी नेता हैं और जो इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही है आतंकवाद की, सबसे पहले तो उसकी जड़ तोड़ दो, कश्मीर को टैकल कर लो। आर्टिकल 370, अगर देशवासियों में कोई दम है, कोई अक्ल है और उनमें कोई भारत के प्रति श्रद्धा है, कोई पैट्रियाटिज़म है, आर्टिकल 370 हटाओ। जम्मू और कश्मीर को वैसा ही प्रदेश रखो जैसा कोई और प्रदेश है। पहले तो भारतवासियों ये करो,
इसको रियलाइज़ करो। और पार्टी पॉलिटिक्स में कि अगर सेंटर की गवर्नमेंट हमारी नहीं है, हमारे पार्टी की, तो हम नहीं होने देंगे, ये बंद करो। वोट बैंक पॉलिटिक्स बंद करो। पहला तो ये करो, और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो ये आतंकवादी जितने हैं कश्मीर में, और जो भी प्रो पाकिस्तानी हैं, और जो भी वहाँ पर जो आज़ादी चाहते हैं, और जो भी वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि हम हुर्रियत के हैं, फलाने हैं, हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे लिए कुछ सरकार नहीं कर रही है, ये ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, कश्मीर में आज के दिन ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हो, या पीडीपी का हो, या नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, या किसी और पार्टी का हो, वो ये नहीं चाहता है कि कश्मीर इंडिपेंडेंट हो। वो ये नहीं चाहता है कि कश्मीर पाकिस्तान में मिले। वो ये नहीं चाहता है कि यहाँ की इंडियन आर्मी अलग चली जाए, क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। अगर ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो बिना खाए मर जाएंगे, उनके बच्चे यतीम हो जाएंगे। कोई भी ये नहीं चाहता है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि कश्मीर को बॉयल करते रखो, आर्टिकल 370 को और आगे बढ़ाओ, और स्वायत्तता, फुल एटॉनमी ले लो, और जितने भी पैसे इंडियंस जिसको इंडियंस कहते हैं, वो टैक्स दे रहे हैं, पूरे पैसे हमारे यहाँ आएँ, मेरे पॉकेट में जाए, जिससे मेरा बच्चा इंग्लैंड में पढ़े, फ्रांस में पढ़े, जर्मनी में पढ़े, अमेरिका में पढ़े, और अगर हम इज़राइल में भेजना चाहते हैं तो वहाँ भी भेज दें। हमको इससे कोई परहेज नहीं है कि वो मुसलमान है के ख़िलाफ़ हैं। ये सब करेंगे, क्योंकि ये लोग आपका खून उसी तरीके से चूस रहे हैं जैसे डेंगू का मच्छर। मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब सवाल यही है कि मोदी सरकार पाकिस्तान के द्वारा किए गए इस हमले पर क्या जवाब देती है, और क्या वाकई में इस देश की जनता जो सोच रही है, वो जो उम्मीद सरकार से है, वो पूरी हो पाएगी। इस बातचीत में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। नमस्कार।